नमस्कार, जनादेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरिंद्र। 12 अक्टूबर को बिहार में 49 सीटों पर पहले चरण का मतदान होना है और ऐसे में इस इलाके में चुनावी सरगर्मियां लगातार चरम पर पहुंचती जा रही हैं। कल बांका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली की थी, तो आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भागलपुर से प्रचार अभियान की शुरुआत की। इधर जेडीयू और आरजेडी समेत तमाम दल भी अपने प्रचार को लगातार धार देने में लगे हुए हैं। जनादेश में आज बात करेंगे बिहार में क्या रहा है कांग्रेस का राजनीतिक सफर और वर्तमान में सियासी रूप से बिहार में कहां पर खड़ी है कांग्रेस, जो एक राष्ट्रीय दल होने के बावजूद भी क्षेत्रीय दलों के नेतृत्व में चुनाव लड़ने को मजबूर है। देखिए शुरुआत इस वक्त की चुनावी हेडलाइंस के साथ। बीजेपी अध्यक्ष शाह का दावा, बिहार में 2/3 सीटों पर जीतेगा एनडीए गठबंधन और निश्चित रूप से बनेगी एनडीए की सरकार। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा पैकेजिंग और रीपैकेजिंग में माहिर हैं प्रधानमंत्री। कहा हमने वादा निभाया, बीजेपी के वादे खोखले। गौमांस पर लालू यादव के विवादित बयान पर हुआ है बवाल। भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने कहा लालू अपना बयान वापस लें, नहीं तो करेंगे आंदोलन। जीतन राम मांझी ने जारी की अपनी पार्टी का घोषणा पत्र। निजी क्षेत्र में आरक्षण, बेरोजगारों को भत्ता और शराबबंदी का वायदा। तो सुर्खियों के बाद में आज की जो चुनावी हलचल रही है उससे शुरुआत करते हैं। सोनिया गांधी ने बिहार के भागलपुर के कहलगांव को अपने प्रचार अभियान की शुरुआत के लिए चुना है। उसके पीछे वजह शायद कांग्रेस के नेता सदानंद सिंह रहे होंगे, जिन्होंने कहलगांव में कांग्रेस के गढ़ को लंबे समय से बचा कर रखा हुआ है। लेकिन भागलपुर का इतिहास ने भी शायद राजनीतिक रूप से कांग्रेस को सियासी जमीन तलाशने के लिए खींचा ही होगा। भागलपुर और गया की रैली में क्या कहा सोनिया गांधी ने, जरा सुनिए। विधानसभा के इस चुनाव में सांप्रदायिक शक्तियों के साथ कुछ ऐसे पार्टी साथ आ गए हैं जो हर के दिनों तक सेक्युलरिज्म की बड़ी बड़ी बातें किया करते हैं, आपसे झूठे वादे करते हैं, बिहार की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं, टैक्स के नाम पर भी बिहारवासियों को धोखा देना चाहते हैं। ऐसी पार्टी और उनके गठबंधन को हराने के लिए आप अपनी पूरी ताकत से हमारे गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को भारी मतों से जिताएं। नीतीश कुमार जी की छवि एक अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में सारा देश जानता है, वहीं हमारा गठबंधन के मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि सांप्रदायिक सौहार्द और सामाजिक न्याय की बुनियाद को मजबूत करने के लिए हमारे महागठबंधन को वोट दें। तो सुना आपने, राष्ट्रीय दल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी को क्षेत्रीय दल जेडीयू के नेता नीतीश कुमार के नाम पर वोट मांगने पड़ रहे हैं बिहार में, जबकि बिहार के राजनीतिक इतिहास की शुरुआत शायद कांग्रेस के नाम से ही शुरू हुई थी। अगर उसका राजनीतिक इतिहास को पलटा जाए तो बावजूद इसके कांग्रेस इस मुकाम तक कैसे पहुंची, जरा इस रिपोर्ट को देखिए। कहलगांव में लोग जमा थे, मंच पर सोनिया गांधी थीं। बड़ी उम्मीद के साथ कांग्रेस अध्यक्ष ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार किसानों और गरीबों की विरोधी है। यह सरकार पैकेज का रीपैकेज करती है। सोनिया गांधी की यह पहली चुनावी रैली बिहार में कांग्रेस के बचे हुए आखिरी गढ़ में था। कहलगांव से कांग्रेस विधायक सदानंद सिंह हैं। आपातकाल और बिहार में समाजवाद के दौर में भी इन्होंने कांग्रेस का झंडा यहां बुलंद रखा है। 2010 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 4 सीटें हासिल की थी, यह उन्हीं में से एक है। कभी बिहार के राजनीतिक धरातल पर कांग्रेस की फसल लहलहाया करती थी।
1951 के विधानसभा चुनाव में 239 सीटें और लोकसभा की 44 सीटों पर कांग्रेस ही कांग्रेस थी। आपातकाल आया और कांग्रेस का आगाज ढह गया। 1977 में लोकसभा की एक भी सीट कांग्रेस के खाते में नहीं आई और विधानसभा में तो कांग्रेस सत्ता से बेदखल हो गई। लेकिन 1980 में बिहार में कांग्रेस एक बार फिर मजबूत हुई। विधानसभा चुनाव में 169 सीटों के साथ सत्ता में वापस आई, लेकिन वोट प्रतिशत 8% तक खिसक चुका था। कांग्रेस का परंपरागत पिछड़ा दलित मुस्लिम वोटर समाजवाद के नायक लालू और नीतीश की ओर बढ़ चला था। 1989 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 54 लोकसभा सीटों में से केवल 4 सीटें ही जीत पाई, जबकि मंडल कमंडल की राजनीति परवान चढ़ने के बाद 1990 के विधानसभा चुनाव में महज 71 विधानसभा सीटों तक सिमट कर रह गई। यह वही साल था जब जनता दल की सरकार बिहार में बनी और लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री। यह वही साल था जिसने पिछले साल यानी 1989 में भागलपुर के सांप्रदायिक दंगों का कड़वा अनुभव किया था। यह वही साल था जब कांग्रेस से अल्पसंख्यकों और दलितों का मोह भंग हो चुका था। 90 का दशक कांग्रेस के लिए बिहार में और भी बुरा गुजरा। लोग लगातार दूर होते चले गए और सीटें कम होती चली गईं, वोट प्रतिशत कम होता चला गया। सिलसिला 21वीं शताब्दी में भी जारी रहा। सन 2000 में बिहार का बंटवारा हुआ। राज्य में लोकसभा की कुल 40 सीटें बची और विधानसभा की 243। 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 3 सीटें हासिल की और 2005 के विधानसभा चुनाव में मात्र 9। विधानसभा चुनाव 2015 में कांग्रेस के पास महागठबंधन का दांव है, नीतीश का चेहरा है और 41 सीटों पर पार्टी के उम्मीदवार। अब जोर आजमाइश शुरू है। दहाई के आंकड़े में कांग्रेस पहुंची तो यह जमीन तलाशती कांग्रेस के लिए नई उम्मीदों का पिटारा जैसा ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा जाए तो बिहार में एक लंबा एक राजनीतिक या समृद्ध राजनीतिक इतिहास कांग्रेस के तौर पे रहा है, लेकिन कांग्रेस के इस जो पूरी जमीनी सियासत जो खिसकी है उसके महत्वपूर्ण पड़ाव कौन कौन से रहे हैं, जरा ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं कि आखिर वो कौन से मुख्य पड़ाव थे जहां पे कांग्रेस को देखना पड़ा। अगर हम बात करें 1951 में तो कांग्रेस उस वक्त, ये 51 की बात जब हम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उस वक्त झारखंड अलग नहीं था। 239 सीटें कांग्रेस के खाते में आई थी, जबकि 1957 में 210 सीटें आई थी, 1962 में 185 और 1967 में 128। 1967 वो साल था जब 1951 के बाद पहली बार सत्ता से कांग्रेस को बाहर जाना पड़ा। तो एक तरीके से इस पूरे दौर में 51 से लेकर 67 तक के दौर में एक महत्वपूर्ण पड़ाव को 67 के तौर पे देख सकते हैं। लेकिन अगर हम अगले पड़ाव के लिहाज से देखें तो 1967 में जहां 118 सीटें थी, तो 1972 की अगर हम बात करें तो गरीबी हटाओ के नारे से 167 सीटों तक का सफर तय किया है। लेकिन 1977 में अगर देखा जाए तो आपातकाल का असर 57 सीटों के साथ में साफ तौर पे नजर आ रहा है। 1980 में बिहार की राजनीति को समझने वाले जानते हैं कि बेलछी में जो दलितों के साथ नरसंहार हुआ था, वहां पे इंदिरा गांधी के पहुंचने के बाद में उनको खोई हुई जमीनी सियासत मिली थी और ये आंकड़ा लगभग 170 सीटों के आसपास पहुंचा था। जबकि 1985 में अपने फिर उत्कर्ष पे कांग्रेस पहुंचते हुए 196 सीटों तक आई थी और ये 85 वो दौर था जब इंदिरा गांधी की मौत हो चुकी थी और सहानुभूति की लहर में कांग्रेस को पूरे देश में ही कई जगहों पर जीत मिली थी। वो बिहार में भी उसका असर देखने को मिला था। लेकिन 85 वो दौर था जहां पे कांग्रेस ने अपना उत्कर्ष देखा था, लेकिन 90 का दशक आते आते सीटें भी सिमटना शुरू हो गई और 90 में 71 सीटें बची। उसके बाद 95 में 29 सीटें, 2000 में 23 सीटें और 2005 में 9 सीटें। ये वो एक तरीके से 90 का दशक था जहां पे लगातार सियासी रूप से कांग्रेस सिमटती चली गई। लेकिन 2005 के बाद भी अगर हम देखें तो किस प्रकार से कांग्रेस का सियासी सफर रहा। 2010 में इतनी बड़ी पार्टी महज 4 सीटों में सिमट के रह गई और उसके बाद 2015 में भी महागठबंधन के आधार पर किस तरीके से प्रश्न चिन्ह लगाया कि आखिर कांग्रेस जिन क्षेत्रीय दलों के सहारे इस बार जनता के बीच में है, वो आखिर किस तरीके से स्कोर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये 8 नवंबर को हमको पता लगेगा। इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ में स्टूडियो में 2 खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ में वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी हैं, इसके अलावा विजय क्रांति जी हैं। आप दोनों का स्वागत है। और साथ ही हमारी सहयोगी ऋतु वर्मा भी हमारे साथ में मौजूद हैं बिहार के भागलपुर से, और वो जानकारी देंगी इस बारे में कि आखिर किस तरीके से कांग्रेस के लिहाज से अगर देखा जाए तो वर्तमान में एक सियासी हलचल नजर आ रही है। ऋतु, जल्दी से आपसे यही समझना चाहेंगे क्योंकि भागलपुर को ही चुना गया है कांग्रेस की सियासी जमीन को तलाशने के लिहाज से, किस तरीके की हलचल और किस प्रकार की राजनीतिक गहमा गहमी?
देखिए, ये दोहरा मापदंड कह सकते हैं कांग्रेस का दिखाई देता है। भागलपुर में जब सोनिया गांधी की पहली चुनावी रैली होती है, सदानंद सिंह कहलगांव से एक लंबे समय से जीतते रहे हैं अरेंद्र, और इस जीत को आप कांग्रेस की जीत से इसलिए नहीं जोड़ के देख सकते कि सदानंद सिंह का एक अपना व्यक्तित्व है, वो जमीन से जुड़े नेता हैं और वो लगातार वहां पर उनकी एक पकड़ रही है। जातिगत समीकरण देखें तो कुर्मी नेता हैं और जनता के बीच उनकी अपनी लोकप्रियता है। वहीं अगर कांग्रेस पार्टी की आप बात करेंगे तो 1985 से, जैसे हमने पैकेज में भी देखा, 196 सीट से 2010 तक में 4 सीटों में सिमट जाने वाली कांग्रेस के इतिहास में 40 साल में दर्ज है 1989 के वो भागलपुर दंगे, जिनकी कसक आज भी यहाँ पर अकलियत के मन और दिमाग पर दिखाई देती है, वो छाप आज भी है। और वही समय था कि जिसके बाद से कांग्रेस अपने आप को इस प्रदेश में खड़ा नहीं कर पाई। आज भी जिस तरह से सोनिया गांधी ने अपनी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 चीजों पे जो एक तरह से वार करा, विदेश यात्रा पर, काले धन पर जो किए वादे हैं और सांप्रदायिक सौहार्द की जो बात की, वो हास्यास्पद लगता है। बिहार में जहां 40 साल तक कांग्रेस ने राज किया हो, वहां आज सोनिया गांधी के पास कांग्रेस बिहार के लिए कोई रोड मैप नहीं था, उसके लिए कोई विजन नहीं था, लेकिन वही केंद्र पे जिस तरह का वार करती हैं, उस तरह के वार सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केंद्र में रख के, तो ये लगता है कि वो अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए और एक लड़ाई लड़ रही है जो कांग्रेस, जिसमें वो अपने को जिंदा रखने के लिए नहीं बल्कि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के विजयी रथ को रोकने के लिए जो एक लड़ाई लड़ रही है, जो खेमेबंदी हुई एक तरीके से भाजपा को रोकने के लिए, उसमें कहीं ना कहीं शामिल नजर आती है। आप रहिए रितु हमारे साथ में, वक्त होगा तो आपके पास फिर से रुक करेंगे। हमारे साथ में 2 वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है, रामकृपाल सिंह जी, इसके अलावा विजय क्रांति जी। रामकृपाल जी, आज हमने देखा कि सोनिया गांधी जो भागलपुर में रैली उन्होंने की है, नीतीश के नाम पे वोट मांगना पड़ रहा है। ऐसी राष्ट्रीय दल जिसका एक इतना समृद्ध इतिहास अभी हमने देखा रिपोर्ट में, आज इस मुहाने पे खड़ी है। देखिए आर्यन जी, आपने 2 बार कहा राष्ट्रीय दल। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हकीकत से में नहीं होती हैं, परसेप्शन में रहती हैं। कांग्रेस आज न तो राष्ट्रीय रह गई है न क्षेत्रीय रह गई है। कांग्रेस के पास बिहार में न कुछ खोने के लिए है न कुछ पाने के लिए है। पाने के लिए 1-2 सीट अगर मिल जाती है, 2-4 सीट मिल जाती है, 10 सीट मिल जाती है, तो उसे आप पाना नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इस लिहाज से कि 2014 में एक राष्ट्रीय दल जो था, आपने देखा होगा कि अपोजिशन की मान्यता भी नहीं मिली। एक मैं आपकी हिस्ट्री देख रहा था, देखिए मैं उसको एक नटसेल में कहूँ, बिहार में 2 फेज हैं, 1974 से पहले का दौर और 1974 से बाद का दौर। 1974 से आज 41 साल हो रहे हैं। बिहार की 65% वोटर बिहार का जो है वो 40 साल से नीचे की उम्र का है। सन 74 में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया जी। गुजरात में चिमन भाई पटेल हटाओ और बिहार में अब्दुल गफूर हटाओ। चिमन भाई पटेल शुरू हुआ था, बिहार में आया, और अतुतोगत्वा 77 में बिहार में सत्ता पलट हुआ, केंद्र में हुआ कि गंगोत्री के खिलाफ ये लड़ाई है, केंद्र के खिलाफ। और तब से लेकर के 31 साल में सिर्फ 3 ही पार्टियां बिहार में रही हैं, कांग्रेस पार्टी, जेडीयू, आरजेडी, यानी कुल मिलाकर के इन्हीं 3 पार्टियों का शासन रहा है। तो 41 साल में जो भी वहां अगर बिहार में अच्छा हुआ है तो इनके खाते में जाएगा, बुरा हुआ है तो इनके खाते में जाएगा, क्योंकि और वहां कोई नहीं रहा है जी। तो इसलिए जो भी, चाहे सांप्रदायिकता की बात हो, जो भी हो, बिहार में यही 40-41 सालों से इन्हीं लोगों ने राज किया है। तो जहां कहीं भी आज बिहार खड़ा है एक तरीके से सीधे तौर पे जी, अगर प्लस है तो इनकी क्रेडिट है, और माइनस है तो भी इनके, बिल्कुल इनके हिस्से जाता है जी। विजय क्रांति जी, इस वक्त जिस प्रकार की एक रणनीति कहा जाए कांग्रेस ने अपनाई है महागठबंधन के तौर पर उसमें शामिल होने के लिए, क्या सियासी तौर पर कुछ जमीन हासिल हो पाएगी या क्या उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि जो कोशिशें की जा रही हैं उसके अलग अलग निहितार्थ भी निकाले जा रहे हैं? देखिए, रामकृपाल जी ने बड़े सही कहा कि ना उसके पास खोने को कुछ है और ना पाने को कुछ है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हालत है कि हम एक ऐसी पार्टी जो एक ज़माने में पूरे भारत का ही प्रतिनिधित्व करती थी, यानी जब 1947 के बाद की जो राजनीति कम से कम 20 साल ऐसी रही कि जिसमें कांग्रेस के बिना सोचा भी नहीं जा सकता था। और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि एकदम आप ग्राफ ऐसे नीचे जाता हुआ देख रहे हैं कि अब तो जब लगता है कि जमीन के नीचे जा रहा है, कि कांग्रेस जो है वो उसका रेलेवेंस खत्म हो रहा है जी, नेशनल लेवल पर और राज्यों के लेवल पर। अब आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा वहाँ भागलपुर में जाके भाषण दे रही हैं, जनता के आगे खड़े होके
और कितनी दयनीय लग रही हैं। ना सिर्फ कि वो लिखा हुआ पढ़ रही हैं, बल्कि उनके पास कांग्रेस के नाते या कांग्रेस अध्यक्ष के नाते कहने को कुछ भी नहीं है। एक वो नीतीश जी हैं जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनके नाम पर अपील कर रही हैं और उनकी सरकार की दुहाई दे रही हैं। और ये कहीं दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि कांग्रेस जो है अब शायद पता नहीं, जो रडार पर जो अब थोड़ा थोड़ा बिंदु कभी कभी दिखाई देता, कहीं वो भी ना बुझने वाला हो। हाँ ठीक है, बड़ी अपना महत्वपूर्ण चीज है। रामकृपाल जी, आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि हमारी जो सहयोगी रितु ने भी जो बात कही कि आखिर उनकी कोशिश मोदी सरकार पे हमला करने की थी, या कहा जाए व्यक्तिगत हमलों के तरीके से था, उनकी नीतियों पे हमला था, रोड मैप को लेके बिहार के लोगों के सामने शायद बहुत कुछ उन्होंने कहने के लिए था नहीं। ये जो कोशिश रणनीतिक रूप से आपको देखने को मिल रही है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं इस मुहाने पे? नहीं, मैंने जैसा आपसे कहा ना कि देखिए, ये रणनीति इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी सोनिया जी ने एक बात कही कि नीतीश जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं। 2014 से पहले नीतीश जी के बारे में क्या क्या कांग्रेस कहती थी, वो इतनी जल्दी लोग भूल नहीं जाएंगे। यही नीतीश की पार्टी को सांप्रदायिक कहा गया, बीजेपी के साथ थी। तो जो अभी 2014 तक नीतीश जी जब से आए थे और 2014 तक, यानी बाबरी डिमोलिशन के बाद से नीतीश जी का बीजेपी के साथ गए और 2014 करीब 13-14 तक साथ रहे हैं। ये पूरे दौर में नीतीश को उसी खेमे में उसी तरह से सांप्रदायिक कहा गया जो थे। तो मेरा ये कहना है कि ये कोई इतिहास की बात नहीं है, ये बीता हुआ वर्तमान है। अभी अभी जो बीता हुआ है वो वर्तमान है, सबको याद है। तो मेरा कहना है कि सारे ये पॉइंट, चाहे सांप्रदायिकता का हो, विकास का मुद्दा हो, क्योंकि सारे सब्जेक्ट ये भी नहीं कह सकते कि केंद्र का सौतेला व्यवहार है, क्योंकि केंद्र में भी इस 41 सालों में अगर आप लंबे समय तक कांग्रेस वाजपेयी जी का दौर जोड़ ले, 16 महीने इनका जोड़ ले, वो हटा दें तो भी 80% के लिए जिम्मेदार यही तीनों पार्टियां हैं जी। तो केंद्र में भी आप रहे, राज्य में भी आप रहे, किस बात के लिए डरा रहे हो और किस मुद्दे पर डरा रहे हो, कोई भी ये सवाल तो करेगा ना जी। जो मैंने फिर आपसे कहा 65% जो युवा है जो पैदा ही हुआ इनके राज में, आज कह रहा है कि भाई हमने तो 40 साल आपके अलावा किसी को देखा ही नहीं है, तो मैं किससे हिसाब मांगने जाऊंगा? बिल्कुल जाहिर सी बात, उन्हीं से हिसाब मांगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो हिसाब तो मेरे होने तो हिसाब किससे मांगने जाऊंगा? तो जो भी आप कह रहे हो, अगर लालू प्रसाद यादव खड़े होकर मंच पे कहते हैं कि हर तीसरा आदमी भूमिहीन है, तो अपनी ही पार्टी के 41 साल के अपना ही कच्चा चिट्ठा खोल रहे होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये राज्यों का सब्जेक्ट है, भूमि सुधार राज्यों का सब्जेक्ट है। बिल्कुल, और ये अपने आप में एक बड़ी एक जानकारी है कि हर कोई समझता भी है, राजनीतिक मुहाने कुछ भी कहे जाए। ऋतु, जल्दी से आपसे एक चीज समझना चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा कि महागठबंधन के लिहाज से, कांग्रेस के लिहाज से भी देखा जाए, साझा प्रचार बहुत नहीं दिख रहा। क्या कुछ ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि अब आने वाले दिनों में ये जो महागठबंधन के बड़े नेता हैं एक मंच पे फिर से नजर आ सकते हैं? छोटा सा जवाब। साझा प्रचार को लेकर जब भी सवाल पूछा गया नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव से या फिर कांग्रेस से, तो उन लोगों का बहुत साफ कहना था कि बड़ा चुनाव है, चुनौती बहुत बड़ी है, इसलिए हम सब लोग अलग अलग तरीके से चुनाव प्रचार करेंगे। एक जगह हम तीनों पार्टी अपनी ताकत पूरी नहीं झोंकेंगे, क्योंकि हमें 5 फेजेस में चुनाव लड़ना है। देखिए, एक बात बहुत साफ है अरेंद्र, एक राष्ट्रीय पार्टी जो आपके मेहमान भी कह रहे हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी जिसका स्तर इतना कम हो चुका है राजनीतिक रूप से कि वो आज अपने 2 क्षेत्रीय पार्टनरों के रहनुमाई पर 41 सीटों पे है, उसमें भी 41 उम्मीदवार उनके अपने नहीं है, उसमें कुछ आरजेडी के उम्मीदवार है। दूसरी बात, दोनों अगर दोनों पार्टियों की हम बात करें, आरजेडी और जेडीयू की, रामकृपाल जी ने कहा कि यही नीतीश कुमार बहुत बुरे थे 2014 से पहले कांग्रेस के लिए, और 2010 में लालू प्रसाद यादव से जब समझौता होना था राज्य में चुनाव के लिए, तो जब वो समझौता नहीं हुआ, 20 सीटों को लेकर आनाकानी हो रही थी, तो कांग्रेस अकेले 243 पे लड़ी थी और 4 सीटों पे सिमट गई थी। तो ये तो गठबंधनों के साथ रिश्ते हैं। राहुल गांधी उपाध्यक्ष कांग्रेस के आना नहीं चाहते हैं लालू प्रसाद के साथ, किसी मंच को साझा नहीं करना चाहते, क्योंकि लालू प्रसाद सजा याफ्ता है। वहां सोनिया गांधी का कहना है कि हम अलग अलग प्रचार करेंगे। भीतर के जो द्वंद्व हैं इन तीनों पार्टनर्स में, वो बहुत साफ दिखाई देते हैं और वो मंच पे भी दिखाई देते हैं। बिल्कुल ऋतु, अपने आप में ये बड़ी बात आप जो कह रही है, जमीन से ये चीजें अक्सर रिपोर्ट्स में निकल के आ रही हैं कि आपस में भी कहीं जो मतभेद या मनभेद है वो कई बार रिपोर्ट्स के जरिए आ रहे हैं। विजय क्रांति जी, एक जल्दी से आपसे रिएक्शन चाहेंगे कि आखिर आपको लगता है कि जब इस प्रकार के महागठबंधन में मनभेद की बात जब निकल के आती, तो कैसे साझा तौर पे ये जो महागठबंधन की बात जा रही है वो जमीन पर उतरती नजर आएगी? नहीं, वो जमीन पर उतरते हुए ये तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इस वक्त जो सबसे बड़ा संकट है कांग्रेस के सामने, कि कांग्रेस ने
लालू यादव के खिलाफ क्या कुछ नहीं कहा और लालू यादव ने कांग्रेस के खिलाफ क्या कुछ नहीं कहा, दोनों की हालत यह है कि एक मंच पर खड़े होने की आज भी दोनों में कहीं पर ना तो इच्छा है और ना इच्छा शक्ति है, और ना लोग शायद स्वीकार करेंगे, ना उनकी पार्टियां स्वीकार करेंगी। तो ये जो मजबूरी वाली राजनीति कांग्रेस में है, उसकी झलक मुझे लगता है कि कांग्रेस ने डिफीट अपनी उसी दिन मान ली थी। पहले तो ये कि जब बोला जा रहा था कि राहुल गांधी आज अध्यक्ष बनाए जाएंगे, आज नहीं तो कल बना दिए जाएंगे, और उसके बाद अचानक पता लगा नहीं, वो अध्यक्ष नहीं बनाए जा रहे हैं, सोनिया गांधी जी अध्यक्ष रहेंगी। मुझे लगता है कि ये कहीं पर एक स्वीकारोक्ति थी पार्टी की तरफ से कि कांग्रेस का हाल बिहार में बहुत बुरा होने वाला है, और वो जो पूरा ठीकरा जो है राहुल गांधी के सिर पर नहीं फोड़ना चाहते थे, तो इसलिए उसको पोस्टपोन कर दिया गया। तो ये एक एडमिशन ऑलरेडी वो कर चुकी है। हमारे पास वक्त खत्म हो रहा है, 30 सेकंड में। जी रामकृपाल जी, आज ट्रेजेडी ये है कि सामाजिक आंदोलन, जिस पार्टी को हटा करके सामाजिक आंदोलन आया, जयप्रकाश जी ने संपूर्ण क्रांति कहा था, और कांग्रेस को केंद्रीय सत्ता को कहा था कि भ्रष्टाचार की गंगोत्री, उसको निस्त नाबूद करके जो सामाजिक आंदोलन पैदा हुआ, आज वो सामाजिक आंदोलन उसी कांग्रेस की बैसाखी पर अपने सामाजिक दोबारा भावी सामाजिक आंदोलन को बचाने की कोशिश कर रहा है। तो विचारधारा के आधार पे कहां खड़े हुए हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। बहुत शुक्रिया रामकृपाल जी आपका, और विजय क्रांति जी आपका, ऋतु आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। और तो एक तरीके से चर्चा में फिलहाल इतना ही कर सकते हैं, लेकिन कुछ और भी खबरें आपको जनादेश में हम दिखाते हैं। बात मतदाताओं के मुद्दों की करते हैं। आज वोटर चौक में चलते हैं पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी के इलाके मखदूमपुर में, जहां पर वोटरों से बात की हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। वोटर के मन में चल क्या रहा है, ये जानने समझने के लिए हम मौजूद हैं मखदूमपुर विधानसभा के ब्लॉक रोड में। यहाँ पर ब्लॉक मुख्यालय के पास जनता से जानेंगे कि आखिर इनकी विधानसभा में अहम मुद्दे क्या हैं। एनडीए बनाम महागठबंधन की लड़ाई है इस विधानसभा में। हाँ है, एनडीए बनाम महागठबंधन की लड़ाई है, इसमें एनडीए को जीत होनी चाहिए। जीतन राम मांझी यहाँ से जीतकर विधानसभा गए थे दादा, और मुख्यमंत्री भी बने। उसके बाद इलाके के विकास की भूख बढ़ी थी। क्या लगता है आपको, जीतन राम मांझी को कम समय मिला, इस बात की टीस है इस इलाके में? सही है, टीस है, बहुत कम समय मिला। आपको लगता है कि अगर वो ज़्यादा दिन मुख्यमंत्री रहते तो तेजी से विकास होता मखदूमपुर इलाके? अनाउंस किए थे ना, बहुत विकास होता ज़्यादा दिन रहते। मखदूमपुर विधानसभा की समस्या क्या है? समस्या तो बनता ही रहता है, समस्या को नहीं चाहिए। यहाँ जितना काम वो किए हैं उतना कोई काम नहीं किया है। अभी तक आज़ादी के बाद से जो जीतन राम मांझी किए हैं जितना काम, उतना काम कोई नहीं किया है। लेकिन स्वार्थी लोग, जिसको अपना स्वार्थ नहीं सधा, उसका विरोधी कर रहा है, लेकिन उससे कोई अंतर नहीं पड़ना है। वोट हम लोग सभी को जीतन राम मांझी को दें। दादा आप बताइए, आपने तो लंबे समय से देखा होगा, लड़ाई किसके बीच है यहाँ पर? लड़ाई यहाँ महागठबंधन और एनडीए के बीच में है। मुख्य लड़ाई यही है, और दोनों में यहाँ कांटे का टक्कर है। किसकी जीत होगी यह कोई नहीं कह सकता है, लेकिन यहाँ का मेन मुद्दा किसान है। किसान यहाँ 80% से ज़्यादा किसान बसते हैं, लेकिन किसानों की बहुत सी समस्याएं हैं। जैसे सबसे बड़ी समस्या है सिंचाई की समस्या, दूसरी समस्या है वो जो उत्पादन करते हैं उसके भंडारण की समस्या, तीसरी समस्या है कि जो उपजाते हैं उसका उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। कि मखदूमपुर विधानसभा बेहद चर्चा में तब आई थी जब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने थे। हम जानते हैं कि उन्हें बाद में हटना पड़ा था, बहुत कम समय मिला जीतन राम मांझी को इस विधानसभा में। इस बार जो लड़ाई है वो किसके बीच? लड़ाई महागठबंधन और एनडीए के बीच में है, और मांझी जी से उम्मीद थी 6 महीना किसी मुख्यमंत्री के लिए बहुत बड़ी होती है अपने विधानसभा क्षेत्र को आगे करने के लिए, लेकिन उन्होंने उतने अच्छी तरह से यहाँ काम नहीं किया। इससे थोड़ा बहुत दिक्कत उनको आ सकता है, मिला जुला के ठीक है। महादलितों की बात होती है और विकास की भी बात होती है, क्या मुद्दा सबसे अहम रहेगा चुनाव? देखिए, विकास तो मुद्दा है ही, सबसे बड़ा विकास मुद्दा है, लेकिन बिहार में जातीय समीकरण भी बहुत मायने रखता है। जातीय समीकरण के हिसाब से मतलब वोट पड़ेंगे, लेकिन विकास भी एक मुद्दा है। जो हमारे
क्षेत्र में अभी बहुत सारे गांव हैं जहां बिजली उपलब्ध नहीं है। आज भी अंग्रेज के लगता है कि टाइम का एहसास करवा रहा है। बहुत सारे गांव हैं जहां बिजली अवेलेबल नहीं है। हमारे मांझी जी भी रहे यहाँ, हालांकि वो बहुत प्रयास किए, क्षेत्र में कुछ विकास भी किए हैं, लेकिन बहुत सारे काम है जो बाकी है। विकास सबसे बड़ा मुद्दा है इस विधानसभा में। विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। ताराम मांझी जी ने विकास किया है, जितना उनसे बन पड़ा, समय कम मिला, इसलिए पूरा विकास हो नहीं सका, सारे जगहों का विकास नहीं हो पाया, लेकिन विकास उन्होंने किया है। मखदूमपुर विधानसभा में विकास एक बड़ा मुद्दा है। वोटर चौक में मखदूमपुर विधानसभा के ब्लॉक रोड से आज सिर्फ इतना ही। कैमरामैन जेपी सिंह के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, मखदूमपुर विधानसभा। और देखते हैं चुनावी एक्सप्रेस में आज क्या है खास। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह का नीतीश पर हमला, कहा जंगल राज और भ्रष्टाचार से हाथ मिलाया नीतीश ने। बिहार में लालू नीतीश का जंगल राज पार्ट 2 नहीं आने देगा एनडीए। नीतीश कुमार का पलटवार, भाजपा शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा होता है अपराध। नवादा में बोले हम बिहारी हैं, अहंकारी नहीं। लालू प्रसाद यादव गोमांस खाने वाले अपने बयान पर एक बार फिर फंसे। डैमेज कंट्रोल के लिए ट्विटर का लिया सहारा। राजनाथ सिंह ने गौमांस पर दिए गए विवादित बयान पर लालू यादव को दी सलाह, कहा वोट के खातिर अपने परंपराओं से समझौता मत कीजिए। तेजस्वी ने लालू प्रसाद यादव की विरासत संभालने के लिए राघोपुर से भरा नामांकन। 2010 के विधानसभा चुनाव में यहां से राबड़ी देवी को मिली थी शिकस्त। चुनाव के पहले नीतीश कुमार को एक और झटका। जदयू के कद्दावर नेता और पशुपालन मंत्री वैद्यनाथ साहनी ने बीजेपी का दामन थामा। जीतनराम मांझी का खुलासा, शरद यादव ने कहा था मैं इस्तीफा मांगूंगा तो मत देना इस्तीफा। शरद यादव की सफाई, मांझी झूठ बोल रहे हैं, मेरे और नीतीश कुमार के रिश्ते में दरार डालने के लिए कहलाया जा रहा है। स्मृति ईरानी ने कोसी क्षेत्र में किया चुनावी दौरा। बिहपुर में बाढ़ग्रस्त इलाके में कहा कोसी के कटान की आफत रोकने के लिए करेंगे प्रयास। रामविलास पासवान ने नीतीश पर बोला हमला, कहा नीतीश ने दलितों और पिछड़ों को ठगा। तो जनादेश में आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।